माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस नई पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्त, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी उन छोटे छोटे पलों का एक जोड़ है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी तो बस उन बड़े फैसलों से बनती है, जैसे किससे शादी करनी है, कौन सा करियर चुनना है या कहां पैसा लगाना है। पर असलियत कुछ और ही है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से शादी कर लो, लेकिन अगर रोजमर्रा की बातचीत में तुम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगो तो वो रिश्ता टिकेगा नहीं। तुम बेहतरीन करियर चुन लो, पर अगर तुम रोज मेहनत करने का मामूली सा फैसला नहीं लेते तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। असल में ये छोटे और साधारण दिखने वाले पल ही तय करते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। जब तुम किसी सहकर्मी की बात पर गुस्से में रिएक्ट करते हो तो तुम्हें कोई कंधे पर थपथपाकर ये नहीं बताता कि तुम इस आग में पेट्रोल डाल रहे हो या पानी। हम अनजाने में उस पल को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले 10 साल का नुकसान कर बैठते हैं। यही वो जगह है जहां क्लियर थिंकिंग यानी साफ सोच की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि साफ सोचने का मतलब है बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, पर सच तो यह है कि मुश्किल वक्त में हमारा दिमाग अक्सर हैक हो जाता है। हम सोचते नहीं हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं। इसे तुम अपने दिमाग की फैक्ट्री सेटिंग्स समझ सकते हो। वो बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो हमारे पूर्वजों को जंगलों में जिंदा रखने के लिए बने थे। आज हमें शेर से तो खतरा नहीं है, पर जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमारा वही पुराना एनिमल ब्रेन जाग जाता है। हम बिना सोचे समझे पलटकर हमला करते हैं और फिर घंटों या दिनों तक उस रायते को समेटने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। साफ सोचने वाला इंसान वो नहीं है जो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि वो है जो खुद को एक बेहतर पोजीशन में रखता है। जैसे टेट्रिस के खेल में अगर तुम सही खेल रहे हो तो तुम्हारे पास हर ब्लॉक के लिए कई जगह होती है, लेकिन अगर तुम गलत पोजीशन में हो तो तुम्हें सिर्फ एक खास ब्लॉक की जरूरत पड़ती है और उसके न आने पर तुम हार जाते हो। हमारी सोच के सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने अंदर छिपे ये 4 डिफॉल्ट हैं: इमोशन, ईगो, सोशल और इनर्शिया। पहला है इमोशन डिफॉल्ट, जब हम तर्क के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर जवाब देते हैं। जैसे द गॉडफादर फिल्म के सन्नी कॉर्लियोन को देख लो। वो हर बात पर भड़क जाता था और उसके इसी गुस्से ने अंत में उसकी जान ले ली। जब हम गुस्से या डर में होते हैं तो हम ये भी नहीं देख पाते कि ये पल सोचने का है। दूसरा है ईगो डिफॉल्ट, जो हमें अपनी नजर में हमेशा सही और महान दिखाने की कोशिश करता है। ये हमें बीइंग राइट, सही होने के बजाय फीलिंग राइट, सही महसूस करने की तरफ धकेलता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग 2-4 आर्टिकल पढ़कर खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, क्योंकि उनका ईगो उन्हें अपनी कमियां देखने ही नहीं देता। तीसरा है सोशल डिफॉल्ट, दूसरों की भीड़ में खो जाने की हमारी पुरानी आदत। हमें डर लगता है कि अगर हम सबसे अलग चले तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें बाहर कर देंगे। ये डिफॉल्ट हमें अपनी सोच दूसरों को आउटसोर्स करने पर मजबूर करता है। पर याद रखना, अगर तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही नतीजे मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं। और आखिरी है इनर्शिया डिफॉल्ट, बदलाव का विरोध करना। जैसे भौतिक विज्ञान में एक वस्तु अपनी गति नहीं बदलती जब तक उस पर बल न लगाया जाए, वैसे ही हमारा दिमाग भी पुराने तरीकों और आदतों में ही अटके रहना चाहता है, भले ही वे हमारे लिए नुकसानदेह क्यों न हो। इन डिफॉल्ट से लड़ने का तरीका केवल विल पावर यानी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति तो एक ना एक दिन जवाब दे ही देती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ यानी अंदरूनी ताकत को बनाना होगा। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ काउंटरमेटर, ये मान लेना कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे फैसलों के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। दुनिया में बहाने बनाना बहुत आसान है, बस लेट हो गई थी, ऑफिस में बहुत काम था, पर सच तो यह है कि बहानों की परवाह किसी को नहीं होती। जब तुम ये मान लेते हो कि ये मेरी गलती है, तभी तुम उसे सुधारने की ताकत पाते हो।
अगर तुम गड्ढे में हो तो सबसे पहले खुदाई बंद करनी होगी। इसके साथ ही जरूरी है सेल्फ नॉलेज, ये जानना कि तुम्हारी सीमाएं क्या है। असली समझ इसमें नहीं है कि तुम्हें कितना पता है, बल्कि इसमें है कि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें क्या नहीं पता। एक सफल निवेशक वही है जो जानता है कि उसका एज या हुनर कहाँ है और वो उसी दायरे में रहता है। और जब बात भावनाओं की आए तो सेल्फ कंट्रोल काम आता है। ये भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके और अपने एक्शन के बीच एक पॉज या जगह बनाना है। जैसे एक छोटा बच्चा हर बात पर रोने लगता है, पर एक परिपक्व इंसान वह है जो लहरों के बीच भी अपनी नाव का चप्पू थामे रहता है और सही दिशा चुनता है। अंत में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना, ताकि तुम भीड़ से अलग होकर सही फैसला ले सको। असली आत्मविश्वास वह है जो तुम्हें अपनी गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत दे। जो इंसान अपनी हार से सीखकर खुद को दोबारा खड़ा कर सकता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती तोड़ नहीं सकती। अभी सफर शुरू हुआ है दोस्त। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे इन कमजोरियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना है। क्या तुम तैयार हो अपने उन साधारण पलों को असाधारण नतीजों में बदलने के लिए? साहिल अपनी बालकनी में खड़ा नीचे सड़क पर लगी गाड़ियों की कतार देख रहा था। कल दफ्तर में जो हुआ वो सीन बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बॉस ने बस इतना कहा था कि साहिल, इस रिपोर्ट के डेटा में थोड़ी और सफाई की जरूरत है, और साहिल को लगा जैसे उसके पूरे वजूद पर हमला हुआ हो। उस एक पल में उसे याद ही नहीं रहा कि वो एक प्रोफेशनल मीटिंग में है। उसे बस अपना वो ईगो डिफॉल्ट महसूस हो रहा था, जो अंदर से चिल्ला रहा था कि इन्हें क्या पता मैंने कितनी रातें जागकर ये काम किया है। उसने बिना सोचे समझे पलट कर कह दिया, सर, अगर आपको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप किसी और से करवा लीजिए। वो पल बीत गया, लेकिन उसकी कड़वाहट आज भी साहिल के गले में फंसी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी पोजीशन खराब कर ली है। अब वो चाहकर भी शांति से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अब बॉस की हर बात एक ताना होगी। यही तो दिक्कत है दोस्त। हम अक्सर उस एक पल को जीतने के चक्कर में पूरी बाजी हार जाते हैं। हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि समझदार इंसान वो नहीं है जो बहस जीतता है, बल्कि वो है जो खुद को हारने की स्थिति में पहुंचने ही नहीं देता। साहिल ने गहरी सांस ली और अपने पुराने मेंटर मिस्टर पारिश को फोन लगाया। पारिश जी की आवाज में हमेशा एक अजीब सा ठहराव रहता था, जैसे उन्होंने दुनिया की सारी उथल पुथल को करीब से देखा और समझा हो। साहिल ने जब उन्हें सारा वाकया सुनाया तो दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। पारिश जी बोले, साहिल, तुमने कभी सोचा है कि हम अपनी गलतियों के लिए हमेशा हालात को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? हम कहते हैं कि ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, या उसने मुझे उकसाया इसलिए मुझे गुस्सा आया। साहिल चुप रहा। पारिश जी आगे बोले, देखो, हम अपनी कमियों के लिए बाहरी दुनिया को दोष देकर खुद को बेचारा महसूस करवा लेते हैं। इसे सेल्फ काउंटेबिलिटी की कमी कहते हैं। तुम अपनी फिल्म के हीरो खुद हो तो विलेन भी तुम ही होगे। जब तुम कहते हो कि तुम्हारी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में है, तो तुम अपनी पूरी ताकत उन्हें सौंप देते हो। साफ सोचने का पहला कदम यही है कि तुम ये मान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। भले ही गलती तुम्हारी न हो, लेकिन उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। साहिल को याद आया कि कैसे वो अक्सर जिम न जाने के पीछे काम के दबाव का बहाना बनाता था। पारिश जी की बातें उसके दिल पर लग रही थी। उन्होंने आगे समझाया कि कैसे हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हम अक्सर उस सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर पैर रख देते हैं जहां हमारी कोई पकड़ नहीं होती। जैसे एक मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो हमेशा खुद को बेवकूफी समझेगी। साहिल मार्केटिंग में अच्छा था, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंटेशन के दौरान कोडिंग के बारीक पहलुओं पर भी बहस करने लगता था।
जहां उसकी जानकारी अधूरी थी। पारिश जी ने कहा, साहिल, असली ताकत इसमें है कि तुम ये जानो कि तुम कहां स्मार्ट नहीं हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तो तुम उन गलतियों से बच जाते हो जो दूसरे लोग अति आत्मविश्वास में करते हैं। और याद रखना, खुद पर काबू पाने का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है। गुस्सा आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन उन भावनाओं और तुम्हारे एक्शन के बीच में एक छोटा सा पॉज होना चाहिए। उस 1 सेकंड के गैप में ही तुम्हारी आजादी छिपी है। साहिल ने महसूस किया कि कल की मीटिंग में उसने वो पॉज ही खो दिया था। वो बस एक रिफ्लेक्स की तरह रिएक्ट कर गया। पारिश जी ने उसे सलाह दी कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो बस 5 सेकंड रुक जाना। उस चुप्पी में तुम अपनी ईगो से ऊपर उठकर देख पाओगे कि असल में जरूरी क्या है, तुम्हारा आत्मसम्मान या वो बेकार की बहस। फोन रखने के बाद साहिल ने अपनी डायरी निकाली। उसने पहली बार ईमानदारी से लिखा कि वो कहां कहां बहाने बनाता है। उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि वो खुद को दी गई एक इज्जत है। अगर वो सुबह उठने का वादा खुद से करता है और उसे तोड़ देता है तो वो किसी और को नहीं बल्कि अपने ही भरोसे को धोखा दे रहा है। अंधेरा घिर आया था, पर साहिल के मन में एक हल्की सी रोशनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने उन डिफॉल्ट्स को पहचानना है जो उसे बार बार उसी पुराने रास्ते पर ले जाते हैं। उसे अपनी पोजीशन सुधारनी थी, न कि सिर्फ उस पल का शोर कम करना था। वो धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा, ये महसूस करते हुए कि साफ सोचना कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है जिसे वो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकता है। अगले कुछ दिन साहिल के लिए एक अजीब सी कशमकश भरे थे। उसने सोचा था कि एक बार अपनी गलतियों को पहचान लेने के बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, पर असल जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी नहीं होती जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और हीरो रातों रात बदल जाता है। शुक्रवार की शाम थी और उसका मन बुरी तरह से ऊब रहा था। पुराने साहिल के लिए यह वक्त सोशल डिफॉल्ट के जाल में फंसने का सबसे आसान मौका था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसके कॉलेज के पुराने दोस्तों का ग्रुप कॉल था। भाई, आज तो पार्टी बनती है, बहुत दिनों से मिले नहीं। अरे मना मत करना, सब आ रहे हैं। साहिल के अंदर एक जंग छिड़ गई। उसे पता था कि अगर वो वहां गया तो रात के 2 बज जाएंगे। कल सुबह की उसकी डीप वर्क की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और फिर से वही पुराने पछतावे का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मना करना उसे पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना अच्छी बात है, पर कोई ये नहीं सिखाता कि सोशल डिफॉल्ट की वजह से हम अक्सर अपनी प्राथमिकताएं दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि अलग होना हमें असुरक्षित महसूस कराता है। साहिल को डर था कि अगर वो नहीं गया तो दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे बोरिंग समझने लगेंगे। उसने कॉल काट दिया और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उसे पारिश जी की एक बात याद आई, साहिल, अपनी इच्छा शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। ये बैटरी की तरह होती है, दिन खत्म होते होते ड्रेन हो जाती है। अगर तुम्हें साफ सोचना है तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट या माहौल को इस तरह डिजाइन करना होगा कि तुम्हें बार बार फैसले लेने की जरूरत ही न पड़े। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर इसमें एक बहुत गहरा राज छिपा है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और किसी भी लालच को ठुकरा सकते हैं, पर हकीकत में हमारा माहौल हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। साहिल ने महसूस किया कि उसका फोन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसमें मौजूद नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया एप्स उसे लगातार उस सोशल डिफॉल्ट की तरफ खींच रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और ग्रुप चैट पर एक छोटा सा मैसेज डाल दिया, दोस्तों, आज मैं थोड़ा बिजी हूं, अगली बार जरूर मिलेंगे। मैसेज भेजते ही उसे एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। पर कुछ मिनटों बाद जब उसने देखा कि दोस्तों ने बस ओके
या कोई बात नहीं का लिखकर छोड़ दिया है, तो उसे एहसास हुआ कि हम अपनी अहमियत को अक्सर ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। दुनिया हमारे बिना भी चलती रहती है और अक्सर जिन्हें हम अपनी दुनिया समझते हैं उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी शाम कहाँ है। तभी उसे पारिश जी का मैसेज आया, आज तुमने अपनी इनर्शिया की जंजीर तोड़ी है, बधाई हो। साहिल ने उन्हें फोन मिलाया और अपनी उलझन बताई। पारिश जी ने हंसते हुए कहा, साहिल, हमारी पुरानी आदतें उस पानी की तरह होती है जो सालों से एक ही रास्ते पर बह रहा है। उसने जमीन में गहरे निशान बना दिए हैं। तुम चाहो भी तो उसे रातों रात दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकते। तुम्हें छोटे छोटे सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा कवच बनाने होंगे। जैसे अगर तुम्हें पता है कि शाम को तुम थके होते हो और गलत फैसले लेते हो, तो शाम के लिए कोई नियम बना लो। फैसला लेना मुश्किल होता है पर नियम का पालन करना आसान। पारिश जी ने एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सफल लोग अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिक रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ये तय नहीं करते कि आज जिम जाना है या नहीं। उन्होंने बस नियम बना रखा है कि सोमवार से शुक्रवार जिम जाना ही है। जब नियम बन जाता है तो दिमाग की बहस खत्म हो जाती है। साहिल को समझ आया कि वो हर रोज सुबह उठकर ये सोचने में अपनी एनर्जी बर्बाद करता है कि आज क्या पहनना है या आज नाश्ते में क्या खाना है। ये छोटे छोटे फैसले उसके दिमाग की उस ऊर्जा को सोख रहे थे जो उसे बड़े और साफ फैसलों के लिए बचाकर रखनी चाहिए थी। पारिश जी ने आगे कहा, एक और बात याद रखना साहिल, साफ सोचने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। असल चीज ये है कि तुम अपनी गलती करने की क्षमता को कैसे मैनेज करते हो। इसे हम इन्वर्जन भी कह सकते हैं। ये सोचने के बजाय कि सफल कैसे होना है, ये सोचो कि मैं फेल कैसे हो सकता हूं और फिर उन रास्तों को बंद कर दो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम फोन हाथ में लेते ही 2 घंटे बर्बाद कर देते हो, तो फोन को दूसरे कमरे में रख देना ही सबसे बेहतरीन क्लियर थिंकिंग है। साहिल को हंसी आ गई। उसने सोचा कि वह कितना मूर्ख था जो सोच रहा था कि वो अपनी मर्जी के मालिक बनकर सब कुछ ठीक कर लेगा। असल में वो अपनी आदतों का गुलाम था। उसने तय किया कि वो अब से अपने घर के माहौल को बदलना शुरू करेगा। उसने अपने डेस्क से उन सारी चीजों को हटा दिया जो उसका ध्यान भटकाती थी। उसने रात को ही अगले दिन के जरूरी कामों की लिस्ट बना ली ताकि सुबह उठते ही उसे ये न सोचना पड़े कि शुरुआत कहां से करनी है। उस रात साहिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी की कमान धीरे धीरे अपने हाथों में ले रहा है। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, बस एक छोटी सी जीत थी। एक पार्टी को मना करना और अपने कमरे को व्यवस्थित करना। पर उसे समझ आ रहा था कि इन्हीं छोटी छोटी जीतों से सेल्फ कॉन्फिडेंस की नींव पड़ती है। जब हम अपने छोटे वादों को पूरा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हम पर भरोसा करने लगता है। वो बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि इनर्शिया यानी जड़ता सिर्फ चीजों में नहीं होती, वो हमारी सोच में भी होती है। हम सालों तक एक ही तरह के दुखों में, एक ही तरह के रिश्तों में और एक ही तरह की शिकायतों में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें बदलाव से डर लगता है। हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वो उस अनजान से बेहतर है जिसे हम नहीं जानते। पर साफ सोचने वाला इंसान ये जानता है कि अगर नाव को आगे ले जाना है तो लंगर उठाना ही पड़ेगा। साहिल ने आंखें मूंद ली और पहली बार उसे अपने कल के बारे में कोई डर नहीं था। वो जानता था कि कल शायद वो फिर गिरेगा, पर अब उसके पास उठने का एक नया नजरिया था। उसने महसूस किया कि अंधेरा गहरा तो है, पर वो अब उस अंधेरे में रास्ता ढूंढना सीख रहा है। सोमवार की सुबह अक्सर एक भारीपन लेकर आती है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर रख दिया गया हो। साहिल के लिए भी ये सुबह कुछ अलग नहीं थी, पर आज उसके अंदर एक अजीब सी सतर्कता थी। जब वो दफ्तर पहुंचा तो माहौल में एक तनाव था। पता चला कि जिस बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी टीम पिछले 1 महीने से काम कर रही थी, उसके डेटा में
एक बहुत बड़ी गड़बड़ी निकल आई थी। क्लाइंट के साथ मीटिंग बस 2 घंटे दूर थी और हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा था। ऑफिस का वो कॉन्फ्रेंस रूम एक जंग के मैदान जैसा लग रहा था, जहां सब अपनी ढाल लेकर खड़े थे। ये सोशल डिफॉल्ट का सबसे क्लासिक उदाहरण था। जब मुसीबत आती है तो इंसान का सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है खुद को बचाना और दोष किसी और के सिर मढ़ देना। साहिल ने देखा कि उसका सीनियर कोलीग राहुल बड़े जोर शोर से यह साबित करने में लगा था कि गलती उसकी नहीं बल्कि जूनियर इंटर्न्स की है। राहुल चिल्लाकर कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन बच्चों को इतना जरूरी काम नहीं देना चाहिए। साहिल को हंसी आई क्योंकि उसे याद था कि राहुल ने ही उन इंटर्न्स के काम को बिना देखे अप्रूव किया था। लेकिन उस वक्त साहिल ने खुद को टोका। उसका ईगो डिफॉल्ट जाग रहा था। वो चाहता था कि सबके सामने राहुल की पोल खोल दे। वो चाहता था कि सबको पता चले कि असली गलती किसकी है। पर तभी उसे पारिश जी का वो मंत्र याद आया, क्या तुम सही होना चाहते हो या तुम सही नतीजा चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी राइट और डू यू वॉन्ट द राइट आउटकम? अक्सर हम सही महसूस करने, फीलिंग राइट के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सामने वाले को गलत साबित कर दिया तो हम जीत गए, पर असलियत में वो जीत खोखली होती है, क्योंकि असली समस्या तो वही खड़ी रहती है। साहिल ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई। उसने उन 5 सेकंड का इस्तेमाल किया। उसने शोर मचाते हुए लोगों को नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम को देखा। उसे समझ आया कि इस वक्त सबसे जरूरी ये नहीं है कि विलेन कौन है, बल्कि यह है कि उस डेटा को ठीक कैसे किया जाए। उसने शांति से कहा, राहुल भाई, अभी इस पर बहस करने से क्लाइंट की मीटिंग नहीं रुकेगी। चलिए अगले 1 घंटे के लिए ये भूल जाते हैं कि गलती किसकी थी और बस ये देखते हैं कि हम इसे पैच कैसे कर सकते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जब सब लोग चिल्ला रहे हों और कोई एक इंसान शांति से बात करे तो उसकी आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। साहिल ने बिना किसी को नीचा दिखाए उस ब्लेम गेम को वही रोक दिया। उसने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल किया और कहा, मैंने भी इस फाइल को एक बार देखा था, शायद मेरी नजरों से भी ये चूक हो गई। चलिए मिलकर ठीक करते हैं। जैसे ही उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, बाकी लोगों का डिफेंसिव रवैया कम होने लगा। जब आप खुद को दोषी होने की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं तो दूसरों को आपसे डरना बंद हो जाता है और वे काम पर ध्यान दे पाते हैं। उस 1 घंटे में साहिल ने एक और कमाल की चीज देखी, जिसे वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहता था। उसे पता था कि वो एक्सेल के एडवांस फॉर्मूला में उतना माहिर नहीं है जितना कि उनकी टीम की एक शांत लड़की ईशा है। पुराने समय में साहिल अपनी ईगो की वजह से ईशा से मदद मांगने में झिझकता था। उसे लगता था कि एक जूनियर से पूछना उसकी शान के खिलाफ है। पर आज उसने सीधे ईशा के पास जाकर कहा, ईशा, मुझे पता है कि इस मामले में तुम्हारा दिमाग मुझसे तेज चलता है, क्या तुम इस कैलकुलेशन को देख सकती हो? ईशा ने मुस्कुराते हुए 10 मिनट में वो काम कर दिया जिसे साहिल शायद घंटों में भी नहीं कर पाता। अपनी सीमाओं को जानना, नोइंग योर लिमिट्स, ही असली बुद्धिमानी है। मीटिंग सफल रही। क्लाइंट को पता भी नहीं चला कि पर्दे के पीछे क्या तूफान आया था। दोपहर के लंच ब्रेक में साहिल अकेला बैठा हुआ अपनी कॉफी पी रहा था। तभी पारिश जी का कॉल आया। साहिल ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। पारिश जी बोले, बहुत बढ़िया साहिल, तुमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, मैप और टेरिटरी के बीच का फर्क। अक्सर हम अपनी फाइलों, अपनी योजनाओं और अपनी सोच को ही हकीकत मान लेते हैं, लेकिन हकीकत, टेरिटरी हमेशा उन कागजी नक्शों, मैप्स से अलग होती है। जब नक्शा और जमीन आपस में मेल न खाएं, तो समझदार इंसान जमीन पर भरोसा करता है, नक्शे पर नहीं। साहिल ने सिर हिलाया। उसे समझ आया कि टीम के बाकी लोग उस पुराने नक्शे पर लड़े जा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए था।
जबकि वो जमीन की हकीकत देख रहा था कि अभी क्या हो रहा है। पारिश जी ने आगे समझाया, साहिल, लोग अक्सर एक्सप्लेनेशन और एविडेंस में फर्क नहीं कर पाते। राहुल जो कह रहा था वो एक बहाना या स्पष्टीकरण था, पर सबूत कुछ और ही कह रहे थे। साफ सोचने वाला इंसान हमेशा सबूतों की तरफ देखता है, कहानियों की तरफ नहीं। कॉफी का आखिरी घूंट लेते हुए साहिल को महसूस हुआ कि उसकी थकान अब बोझ जैसी नहीं थी। उसे एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी। उसने आज न केवल एक प्रोजेक्ट बचाया था, बल्कि अपनी टीम का भरोसा भी जीता था। उसे एहसास हुआ कि क्लियर थिंकिंग का मतलब सिर्फ गणित के सवाल हल करना नहीं है, बल्कि उस वक्त शांत रहना है जब पूरी दुनिया चीख रही हो। उसे याद आया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता था और कैसे आज उसने रिस्पोंड किया। शाम को घर लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ को देखा। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी धंसी थी और उसकी टहनियां चारों तरफ फैली हुई थी। उसे लगा कि साफ सोच भी उस पेड़ की तरह है। जितनी गहरी तुम्हारी जड़ों, प्रिंसिपल्स की पकड़ होगी, उतनी ही मजबूती से तुम तूफानों का सामना कर सकोगे। उसने अपनी कार की खिड़की नीचे की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि वो अब सिर्फ अपनी जिंदगी के पन्ने नहीं पलट रहा, बल्कि हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा है। उसे समझ आ रहा था कि अनुशासन और आजादी में कोई विरोध नहीं है। असल में अनुशासन ही वो रास्ता है जो आपको उन भावनाओं की गुलामी से आजाद करता है जो आपको बार बार गलतियों के गड्ढे में गिराती है। वो अब उस अगले मोड़ के लिए तैयार था जिसे फ्यूचर कहते हैं, क्योंकि उसने वर्तमान के उस एक पल को संभालना सीख लिया था। कुछ हफ्ते बीत गए थे और साहिल को लगने लगा था कि वो जिंदगी की लहरों पर सिर्फ तैर नहीं रहा, बल्कि अपनी नाव को दिशा देना सीख गया है। तभी उसके सामने एक ऐसा मौका आया जिसने उसे फिर से गहरी कशमकश में डाल दिया। दफ्तर में उसे एक नए और बड़े प्रोजेक्ट का लीडर बनाने का ऑफर मिला। ये एक प्रमोशन था, ज्यादा सैलरी थी और ज्यादा रुतबा भी, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी थी। उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा और अगले 2 साल तक शायद ही उसे अपनी हॉबीज या परिवार के लिए वक्त मिले। साहिल का मन तुरंत चिल्ला उठा, हाँ बोल दे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये उसका इमोशन डिफॉल्ट था जो सिर्फ चमक धमक देखकर फैसला लेना चाहता था। पर इस बार साहिल ने जल्दबाजी नहीं की। उसे याद था कि साफ सोचने का मतलब है उस इंस्टेंट रिएक्शन को रोककर एक कदम पीछे हटना। शनिवार की दोपहर वो पारिश जी के साथ एक पुराने पार्क में बैठा था। धूप हल्की थी और चारों तरफ शांति थी। साहिल ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। पारिश जी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, साहिल, ज्यादातर लोग गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि वे गलत सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मुझे ये जॉब लेनी चाहिए, पर असल सवाल यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। इसे कहते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अक्सर हम जिसे समस्या समझते हैं वो असली समस्या नहीं होती, बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा होती है। साहिल थोड़ा हैरान हुआ। पारिश जी ने समझाया, जब तुम कहते हो कि ये एक प्रमोशन है तो तुम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो, यानी तुरंत होने वाला फायदा, जैसे पैसा और पद। पर एक साफ सोचने वाला इंसान हमेशा सेकंड ऑर्डर और उसके आगे के नतीजों के बारे में सोचता है। अगर तुम ये जॉब लेते हो तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे रिश्तों का क्या होगा, क्या तुम 2 साल बाद खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखोगे या बस एक थके हुए मैनेजर के रूप में। कोई भी फैसला लेने से पहले ये पूछो कि और फिर क्या होगा, एंड देन व्हाट। साहिल ने महसूस किया कि वो सिर्फ उस पद के लालच में अंधा हो रहा था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो शहर और वो अकेलापन उसकी मानसिक शांति पर क्या असर डालेगा।
पारिश जी ने एक और काम की बात कही। साहिल, दुनिया में दो तरह के फैसले होते हैं। एक वो जो असप एज सून एज पॉसिबल लेने चाहिए, और दूसरे वो जो अलाप एज लेट एज पॉसिबल लेने चाहिए। अगर आग लगी है तो तुम्हें तुरंत बाहर निकलना होगा, वहां सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन करियर या शादी जैसे बड़े फैसले तब तक नहीं लेने चाहिए जब तक तुम्हारे पास पूरी जानकारी ना हो। जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि बेवकूफी है। जब तक तुम्हें फैसला लेने की मजबूरी ना हो, तब तक इंतजार करो और ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करो। साहिल ने पूछा, पर सर, अगर मैं बहुत देर कर दूं तो मौका हाथ से निकल सकता है। पारिश जी हंसे और बोले, मौके तो आते जाते रहेंगे साहिल, पर एक गलत फैसला तुम्हें सालों पीछे धकेल सकता है। जानकारी जुटाने का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ वो बातें सुनो जो तुम्हें पसंद है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम अक्सर वही सच देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर तुम्हें वाकई साफ सोचना है तो तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो उस शहर में रह रहे हैं या जिन्होंने वो रोल पहले निभाया है। उनसे उनकी नाकामियों के बारे में पूछो, उनकी मुश्किलों के बारे में पूछो। जब तक तुम उस तस्वीर के काले हिस्से को नहीं देख लेते, तब तक तुम उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। उस शाम घर लौटकर साहिल ने एक कागज लिया और उसे 3 हिस्सों में बांटा। यह पारिश जी का बताया हुआ रूल ऑफ 3 था। उन्होंने कहा था कि किसी भी समस्या के कम से कम 3 विकल्प ढूंढो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है तो तुम मजबूर हो, अगर 2 है तो तुम दुविधा में हो, पर जब 3 होते हैं तब तुम वाकई सोच रहे होते हो। साहिल ने लिखा, पहला, प्रमोशन स्वीकार करना, दूसरा, उसे मना कर देना, और तीसरा, क्या वह इसी शहर में रहकर किसी और विभाग में तरक्की पा सकता है। जैसे ही उसने तीसरा विकल्प लिखा, उसके दिमाग की खिड़कियां खुल गई। उसने महसूस किया कि वो एक बाइनरी हां या ना की जेल में कैद था। उसे लगा कि शायद वो अपने बॉस से बात कर सकता है कि वो इसी प्रोजेक्ट को यहां से लीड करे या कोई हाइब्रिड मॉडल अपनाए। ये सोच उसे तब तक नहीं आई थी जब तक उसने खुद को मजबूर करना बंद नहीं किया था। साफ सोचना कोई जादू नहीं है, ये बस अपने दिमाग को थोड़े और रास्ते दिखाने का नाम है। पारिश जी ने एक और कमाल की तकनीक सिखाई थी, प्रीमोर्टम। उन्होंने कहा था, कल्पना करो कि आज से 1 साल बीत चुका है और तुम्हारा यह फैसला एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुआ है। अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। साहिल ने आंखें बंद की और सोचा। उसे दिखा कि वो नए शहर में अकेला है। उसका काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि वो सो नहीं पा रहा और उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो गए हैं। ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन उसे डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे उन गड्ढों के बारे में सचेत करने के लिए थी जो रास्ते में आ सकते थे। साहिल को समझ आया कि हम अक्सर ऑप्टिमिज्म बायस के शिकार होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, पर हकीकत निर्दयी होती है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि अगर वो ये जॉब लेता है तो उसे अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बनानी होगी। क्या उसके पास इतना पैसा और मानसिक बल है कि अगर चीजें गलत हुई तो वो खुद को संभाल सके। रात के सन्नाटे में साहिल को अपनी सोच बहुत साफ और पारदर्शी महसूस हो रही थी। वो अब उस डरे हुए लड़के जैसा नहीं था जो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए फैसले लेता था। उसने ये जान लिया था कि सबसे अच्छा फैसला वो नहीं है जो दुनिया को अच्छा लगे, बल्कि वह है जिसके साथ तुम शांति से सो सको। उसे याद आया कि कैसे पारिश जी कहते थे कि तुम्हें वो खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें तुम जीत नहीं सकते, बल्कि वो खेल खेलना चाहिए जो तुम्हारे लिए बना है। साहिल ने चैन की सांस ली। उसे अपनी मंजिल का पता नहीं था, पर उसे इतना पता था कि अब वो गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा, क्योंकि उसने अपने नक्शे को जमीन की हकीकत से मिला लिया था। वो जानता था कि कल उसे क्या बात करनी है, और इस बार उसके शब्दों में कोई हिचकिचाहट नहीं, बल्कि एक ठहराव था।
सुबह की ताजगी में एक अलग ही बात थी। साहिल अपने बॉस के केबिन के बाहर खड़ा था। पहले उसे ऐसे मौकों पर पसीना आता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और दिमाग में हजारों नकारात्मक विचार दौड़ने लगते थे। पर आज वो बिल्कुल शांत था। उसने अपने इमोशन डिफॉल्ट को पीछे छोड़ दिया था। केबिन के अंदर जाकर उसने वो सब कहा जो उसने कल रात अपनी डायरी में बहुत ही साफ तरीके से उतारा था। उसने प्रमोशन से इनकार नहीं किया, बल्कि एक थर्ड ऑप्शन पेश किया। उसने बहुत ही सलीके से बताया कि कैसे वह इसी शहर में रहकर भी उस नए प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उठा सकता है और कैसे ये कंपनी के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा। उसने डेटा और अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को ढाल बनाया, न कि अपनी भावनाओं को। बॉस ने उसे बड़े ध्यान से देखा। शायद वे उसकी इस मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से हैरान थे। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, साहिल, मुझे तुम्हारी क्लैरिटी पसंद आई। तुमने सिर्फ अपने फायदे की नहीं, बल्कि कंपनी की पोजीशन की भी बात की है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस मॉडल पर विचार करूंगा। केबिन से बाहर निकलते वक्त साहिल को वो जीत महसूस नहीं हुई जो किसी बहस को जीतने या किसी को नीचा दिखाने पर होती है। उसे वो गहरा सुकून महसूस हुआ जो सही पोजीशन में होने पर मिलता है। उसे पता था कि अगर बॉस इनफ भी कह देते तो भी उसके पास अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल था, क्योंकि उसने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से ही बना ली थी। वो अब किसी के हाँ पर अपनी पूरी खुशी और वजूद को निर्भर नहीं कर रहा था। यह एहसास इतना शक्तिशाली था कि उसने महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में उसने सिर्फ सोचना नहीं सीखा, बल्कि उसने खुद को अपनी ही भावनाओं की गुलामी से आजाद कर लिया है। उसे अब समझ आ रहा था कि साफ सोचना दरअसल अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प सुरक्षित रखने का नाम है। शाम को वो फिर से उसी पुराने पार्क में पारिश जी से मिला। इस बार साहिल ने उन्हें अपनी जीत की लंबी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उस शांति के बारे में बताया जो उसे आज दफ्तर के भारी माहौल के बीच भी महसूस हुई थी। पारिश जी एक बेंच पर बैठे डूबते सूरज की लालिमा को देख रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, साहिल, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक डेस्टिनेशन यानी मंजिल की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी या जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा। पर सच तो यह है कि साफ सोच कोई मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रैक्टिस है जिसे तुम्हें हर दिन, हर मामूली पल में दोहराना होगा। आज तुमने एक सही फैसला लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल कोई गलती नहीं कर सकते। असली खेल तो इस निरंतरता में ही छिपा है। साहिल ने थोड़ा रुककर पूछा, पर सर, अगर हम कल फिर गलती कर सकते हैं तो क्या हम कभी पूरी तरह से परफेक्ट हो पाएंगे? पारिश जी मन सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़े और जवाब दिया, परफेक्ट होना तो एक कल्पना है दोस्त। असली फायदा यह है कि अब तुम्हारे पास एक सिस्टम है। गलतियां तो होंगी ही, पर अब तुम उन गलतियों से भागोगे नहीं या उनका बहाना नहीं बनाओगे, बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा गुरु बनाओगे। इसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। जब भी तुम कुछ गलत करो या कोई फैसला वैसा न निकले जैसा तुमने सोचा था, तो उसे अपनी डिसीजन जर्नल में पूरी ईमानदारी से लिखो। ये मत लिखो कि बाहर क्या हुआ, बल्कि ये लिखो कि उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था। क्या तुम डरे हुए थे? क्या तुम्हारी ईगो यानी अहंकार बीच में आ गया था? क्या तुम बस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे? जब तुम अपनी सोच को कागज पर शब्दों के रूप में देखते हो, तो तुम उसे एक तीसरे इंसान की तरह निष्पक्ष होकर देख पाते हो। और यही वो बिंदु है जहां से असली सुधार और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ शुरू होता है। साहिल को याद आया कि कैसे वो पहले अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता था या दूसरों पर दोष डाल देता था।
अब वो समझ रहा था कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिर्फ खुद को कोसना नहीं है, बल्कि अपनी सोच के पैटर्न को बिना किसी पर्दे के देखना है। पारिश जी ने आगे समझाया, साहिल, इस दुनिया में असली बुद्धिमानी बहुत ज्यादा स्मार्ट होने में नहीं है, बल्कि नॉट बीइंग स्टूपिड यानी बेवकूफी न करने में है। दुनिया के सबसे सफल लोग हर रोज कोई चमत्कार नहीं करते, वे बस उन आम गलतियों से बचते हैं जो दूसरे लोग अपनी आदतों या क्षणिक भावनाओं के चक्कर में बार बार करते हैं। वे जानते हैं कि समय के साथ ये छोटे छोटे सही फैसले और सही पोजीशन कंपाउंड होकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। जैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक विशाल बरगद बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी साफ सोच तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत बनाती है। पार्क में अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और स्ट्रीट लाइट्स जल उठी थी, पर साहिल के मन की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्थिर थी। उसने महसूस किया कि क्लियर थिंकिंग का असली मकसद सिर्फ करियर में ऊंचाइयां छूना या अपनी बात मनवाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वजूद बनाना है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी चमक और गरिमा न खोए। उसे अब समझ आ रहा था कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो खुद को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप अपनी भावनाओं और आदतों को दिशा देना सीख जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे वो घर की तरफ चलने लगा, उसे अपने कदमों में एक नया और ठोस आत्मविश्वास महसूस हुआ। वो जानता था कि आने वाला कल शायद नई चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा होगा, पर अब वो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसे अब उस अनजान से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने खुद को पहचानने और अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस जुटा लिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस गहरी शांति को महसूस किया जो सिर्फ अपनी आंतरिक जंग जीतने के बाद मिलती है। उसे एहसास हुआ कि जब सोच साफ होती है, तो जिंदगी के सबसे उलझे हुए रास्ते भी सादे और आसान दिखने लगते हैं। दोस्तों, साफ सोचना कोई जादुई शक्ति नहीं है जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही पा सकते हैं। ये एक हुनर है जिसे कोई भी इंसान धैर्य और अभ्यास से सीख सकता है। ये उन छोटे और साधारण पलों को पहचानने की कला है जहां हम अपने पुराने डिफॉल्ट्स के शिकार हो सकते हैं। और जब आप उन पलों में रुकना, सोचना और सही दिशा चुनना सीख जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की कहानी के खुद लेखक बन जाते हैं। ये सफर कभी खत्म नहीं होता, बस हर दिन थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और साफ होता चला जाता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस विशेष पेशकश का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि साहिल की ये छोटी सी यात्रा आपके भीतर भी उस साफ सोच की एक मशाल जलाएगी जो आपके भविष्य को रोशन कर सके। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का ही एक सुंदर या बदसूरत आईना है। तो क्यों ना आज से ही अपने उन मामूली पलों को थोड़ा और गहराई और साफ नियत से जीना शुरू किया जाए। अलविदा, और अपनी सोच की इस क्लैरिटी को हमेशा संजो कर रखिएगा।